हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल राज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आ गया हूं आपके बीच में एक नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं पेंशन भोगियों और कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर निकल के आई है। आ गई है तारीख, जानिए कब तक बढ़ेगी सरकारी कर्मचारियों का डीए जो बढ़ने वाला है, उनके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। 1 मार्च 2025 से डीए में 4% सरकार द्वारा बढ़ोतरी की जा रही है, इस 8वें वेतन आयोग के अनुसार, यानी कि इस 2025 के बजट के अनुसार डीए हक में मिलेंगे नए अपडेट। उनके बारे में जानकारी बताने वाले हैं आपको, सारी संपूर्ण विवरण समझाने वाले हैं। हाल ही में हुई कम्युनिटी जो बैठक हुई है सरकार द्वारा, उसके अंतर्गत न्यूनतम वेतन में 8,000 की बढ़ोतरी है। यानी कि अगर आपको 15,000 रुपये मिलते हैं तो अब 1 मार्च से आपको 23,000 रुपये, उसमें 8,000 रुपये की बढ़ोतरी करके पैसे मिलने वाले हैं। जो डीए की वेतन वृद्धि की जो संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूँ। वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज न्यूज़ पे रोज हमारी इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपको बताई जाती हैं। दोस्तों चलो मैं आगे आपको वीडियो समझाता हूं। यानी कि दोस्तों, पेंशन भोगी और कर्मचारियों को राहत, वेतन में 8,000 की बढ़ोतरी और डीए के अतिरिक्त सरकारी जो वेतन है उसमें संशोधन हुआ है। वो किस प्रकार से किया है सरकार ने, उसके बारे में बात करने वाले हैं। कि भारत सरकार ने सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ा ही समाचार पत्र जारी किया है, जिसमें 1 मार्च 2025 से सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 8,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही यूनिवर्स जो स्पेक्ट्रम है, यानी कि डीए में 56% कर किया जाएगा। यह फैसला लाखों कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को एक बड़ी राहत भी मिलेगी। दोस्तों, यह नए निर्णय यानी कि मुख्य आदेश अनुपात को कम करना एवं कर्मचारियों को जो क्रिटिकल शक्ति की वृद्धि करना होगा। यह कदम केवल सरकार कर्मचारियों के लिए नहीं बल्कि पेंशन भोगियों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होगा। आइए संपूर्ण महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। दोस्तों, यानी कि वेतन वृद्धि और डीए का मूल विवरण क्या है वो इस वीडियो के माध्यम से मैं समझा देता हूँ। यानी कि तो क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस प्रकार से 1 2 3 4 2 2 है इस प्रकार से। यानी कि इसके लिए लागू होने की तिथि सरकार द्वारा 1 मार्च 2025 रखी गई है। वेतन वृद्धि राशि 8,000 रुपये तक होगी। नए बिजनेस में डीए 56% तक बढ़ाया जा सकता है। और कैका यानी कि केंद्र के लिए, केंद्र और राज्य सरकार दोनों पेंशन भोगियों के लिए भी यह बढ़ोतरी होगी। यानी कि वेतन आयोग 8वें वेतन आयोग के बाद अब 7वें वेतन आयोग के बाद 8वें वेतन के इंतजार से पहले आपको 4% बढ़ोतरी दी जाएगी, जो 8वां वेतन 2026 में लागू होने वाला है उससे पहले। और मुख्य कर्तव्य है कि राहत प्रदान कराना है। प्रवाही क्षेत्र यानी कि पूरे भारत में ऐसा होगा। वास्तविक खरीदार संख्या यानी कि लगभग 50 लाख कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगियों को यह लाभ मिलने वाला है। और इस नई पेंशन वृद्धि की इस घोषणा से सरकार की कर्मचारी और पेंशन भोगियों का व्यापक प्रभाव पड़ेगा। आइए अगले अलग अलग पेंशन पर नजर डाल लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों मैं आपको समझा देता हूं। यानी कि सरकारी कर्मचारियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मासिक आय की वृद्धि में कर्मचारी के मासिक आय में सीधा स्ट्रेंथ होगा, जिससे उनकी क्रिटिकल शक्ति में जो स्ट्रेच है बढ़ेगी वो होगी। और उनके जीवन स्तर में सुधार, अधिक आय होने के कारण कर्मचारी अपने और अपने परिवार के जीवन स्तर को सुधार पाएंगे। और बचत और निवेश में वृद्धि, यानी कि कर्मचारियों के अधिक बचत और निवेश आय में भी बढ़ोतरी होगी, जो उनके भविष्य के लिए लाभदायक होगी। कर्ज चुकाने की क्षमता, यानी कि जिन कर्मचारियों का कर्ज है वे इस अतिरिक्त आय को उपयोग करके अपना कर्ज का भुगतान जल्दी कर सकेंगे। दोस्तों, इसके अलावा मैं बता देता हूं पेंशन भोगियों का प्रभाव, यानी कि पेंशन राशि में पेंशन भोगियों को भी शेष राशि का लाभ मिलेगा, जिससे उनके मासिक पेंशन में वृद्धि होगी। आर्थिक सुरक्षा, यानी कि वृद्ध नागरिकों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। स्वास्थ्य देखभाल में अधिक आय में पेंशन भोगियों को हो रहे स्वास्थ्य लाभ को अधिक ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों, इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं, यानी कि विभिन्न प्रकार की कंपनियों में डीए की वृद्धि का महत्वपूर्ण जो क्या योगदान है, 56% तक की वृद्धि का निर्णय कई मायनों में महत्वपूर्ण है। जैसे कि जो कर्मी है उनकी सुरक्षा में डीए की वृद्धि, कर्मचारियों के खंड उत्पादन में भी बचत होती है, जिससे उनकी ब्रिगेड शक्ति में भी बनाए रखा जा सकता है। दोस्तों, इसी प्रकार से जीवन स्तर में संरक्षण किस प्रकार से रहेगा, यह कर्मचारियों को उनके वर्तमान जीवन स्तर को बनाए रखने में मदद करेगा। सरल घरेलू उत्पाद में वृद्धि, यानी कि डीए के समूह को लेकर कर्मचारियों तक की संख्या में बढ़ोतरी होगी, जिससे उनके काम का प्रदर्शन सकारात्मक रूप से हो सकेगा, प्रभावित हो सकेगा। यानी कि आर्थिक असंतुलन का बढ़ावा, यानी कि अधिक डीए से लेकर कर्मचारियों के खर्च को अपने क्षमता आदि में अर्थव्यवस्था की गति में भी मदद होगी। दोस्तों, वेतन वृद्धि और डीए के आर्थिक प्रभाव क्या पड़ने वाले हैं कर्मचारियों पे। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों को बल्कि संरक्षण उद्योग पर भी प्रभाव डालेगा। यानी कि
उपभोक्ताओं में वृद्धि, यानी कि अधिक आय होने से लोग अधिक खर्च करेंगे, जिससे बाजार की महंगाई बाजार में भी मांग बढ़ेगी। और आर्थिक विकास में, यानी कि आर्थिक विकास में देश में वृद्धि हुई मांग, उत्पादन एवं सेवा में वृद्धि होगी, जो अधिक आर्थिक विकास को बढ़ावा भी मिलेगा। रोजगार और जो संरक्षण है उसमें बड़ी बड़ी आर्थिक स्थिति में नए नए रोजगार का अवसर जन्म मिलेगा। और कर राजस्व वृद्धि, यानी कि अधिक आय और व्यय से सरकार के कर राजस्व में भी वृद्धि होगी। और बंधक का नियंत्रण, यानी कि हालांकि अधिक खर्च के बंधक बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन डीए वृद्धि को अंतिम रूप से देने में मदद करेगी। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं, यह निर्णय सभी राज्य सरकार के लिए लागू होगा सरकार द्वारा, यानी कि भारत में पूरे राज्यों में राज्य सरकार को भी लागू करना होगा। यह महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो कोई लोग मन में आ रहा है कि इस संदर्भ में निम्नलिखित बातें ध्यान रखें, यानी कि केंद्र सरकार का फैसला, यह फैसला मुख्य रूप से केंद्र सरकार ने लगा दिया है, जिससे केंद्र कर्मचारियों को लागू होगा। और राज्य विक्रेता के निर्णय में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए किसी भी तरह का निर्णय ले सकती है। कई राज्य आमतौर पर केंद्र सरकार के श्रेयों के टिकट लेते हैं। और इसी प्रकार से स्वयंभू संख्या क्या है, यानी कि कुछ स्वाधीन संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के निगम अपने कर्मचारियों को अलग अलग नियम को बना सकते हैं। और निजी क्षेत्र में दोस्तों यह निर्णय सीधे आमतौर पर निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को लागू नहीं होगा, लेकिन जिससे उनके वेतन में समाधान प्रभावित हो सकेगा। दोस्तों आगे मैं आपको बता देता हूं केंद्र जो कर्मचारी हैं उनके लिए महत्वपूर्ण सुझाव क्या है, वो यानी कि इस लाभ को उठाने के लिए कर्मचारी के महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है, जिसके अंदर वित्तीय योजना, यानी कि बढ़ी हुई आय का सही उपयोग करने के एक महत्वपूर्ण वित्तीय योजना की जारी की जाएगी। बचत और निवेश के अतिरिक्त आय में कुछ हिस्सा होगा। कर्ज चुकाना, यदि कोई कर्ज है तो उसको चुकाने की प्राथमिकता होगी। बीमा क्या है, अपने और अपने परिवार के लिए कुछ सुनिश्चित करें। विकास कौशल, अपने कौशल को बढ़ाने में निवेश कर सकते हैं, जो भविष्य में अधिक आय का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। दोस्तों आगे मैं बता देता हूं अंतर्राष्ट्रीय अनुभव और या अन्य देशों को से क्या सीख सकते हैं, यानी कि दुनिया में कई देशों में अपनी पेंशन व्यवस्था को सुधारने के लिए भारत में कुछ सीख सकते हैं, जैसे कि स्वेटिंग, यानी कि यहाँ एक लचीली पेंशन व्यवस्था है जो आर्थिक रूप से संतुलित है। और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ एक महत्वपूर्ण अनिवार्य सुपर एजेंसी व्यवस्था होती है। जापान में युवाओं को बड़ी आबादी में बावजूद यहाँ एक स्थिर पेंशन व्यवस्था भी मिलती है। इसी प्रकार से जो नीदरलैंड है जहाँ पर सरकार और निजी पेंशन का एक बड़ा मिश्रण होता है। कनाडा में यहाँ पे पेंशन व्यवस्था ललिची और स्ट्रेस मनी की जाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय पेंशन विशेषज्ञ का कहना है कि हर देश में अपनी पहचान है, और लेकिन हम दस्तावेजों को सीखते हैं और अपने व्यवस्था को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों ये हमारा एक लास्ट पॉइंट और है, वीडियो में बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। EPS 95 और EPS और पेंशन को आगे रास्ता क्या है उसके बारे में जानते हैं। न्यूनतम पेंशन वृद्धि, यानी कि न्यूनतम जो वर्तमान में न्यूनतम पेंशन 10,000 है तो उसको बढ़ाकर पर 3,000 तक का विचार किया जा सकता है, यानी कि 1,000 रुपये से 3,000 की जा सकती है। पेंशन भोगियों में राहत, पेंशन भोगियों में राहत मिलेगी। निवेश नीति सुधार में पेंशन खंडों में निवेश और बेहतर करके रिटर्न के लिए भी किया जा सकेगा। डिजिटलीकरण के तकनीकी का उपयोग करके पेंशन विवरण और कुशल बनाया जा सकता है। जागरूकता अभियान में कर्मचारियों को पेंशन का आवेदन बेहतर किया जा सकेगा। दोस्तों वीडियो में बनने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपका दिन शुभ हो।